अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, आज 23 मई हफ्ते का दिन है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 10 बजने वाले हैं। इंतहाई अहम अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का यह सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों के जिम्मे मैंने एक छोटा सा काम लगाया था और आपका शुक्रिया कि आप लोगों ने वो काम किया है। बहुत से मेरे भाइयों ने बाकायदा तौर पर टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर कमेंट्स किए हुए थे। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने जाकर चेक करना है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, उस वक्त पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो था 6.02%। तो अब कितना है? क्योंकि 2022 में इमरान खान की हुकूमत गिरी, 22 गुजरा, 23, 24, 25, 26, अब ये पांचवां बजट पेश करने के लिए जा रहे हैं। तो 4 सालों बाद जब ये पांचवां बजट पेश करेंगे तो अब इस वक्त पाकिस्तान का ग्रोथ रेट क्या है, आप हैरान होंगे। इस वक्त पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है 2024-25 साल का, वो है 3.1%। जिस तरीके से इन्होंने दावे किए थे, जैसे ये कहते थे हमारे पास बड़ी तजर्बाकार टीम है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये ग्रोथ रेट होना चाहिए था 8 के ऊपर या 9 के ऊपर, और ये है 3.1% के ऊपर। जो इमरान खान की हुकूमत गिरते वक्त था उसके करीब करीब भी इस वक्त तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं पहुंच सकी। आगे आ जाए, एक मुलाकात जो कि कल रात को हुई थी, उस मुलाकात ने बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ा दी है दोनों तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तरफ भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तरफ भी, यानी कि वो लोग जो तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं वो भी बड़े परेशान हैं, और जो लोग तहरीक इंसाफ की अंदर से जड़ें काट रहे हैं वो लोग भी परेशान हैं। और वो मुलाकात है सुहेल खान अफरीदी की और मौलाना फजल रहमान की। आपको याद होगा भी 2 दिन कबल शेर अफजल खान मरवत ने आईनी अदालत के अंदर जाकर दरख्वास्त दे दी थी कि जी अली अमीन गंडापुर को उनके ओहदे के ऊपर बहाल किया जाए। सुहेल खान अफरीदी को वज़ीर आला नहीं होना चाहिए क्योंकि इमरान खान ने उनको नॉमिनेट किया है, इमरान खान सजा याफ्ता है, लिहाजा अली अमीन गंडापुर को दोबारा वज़ीर आला बनाए। तो मौलाना फजल रहमान है शदीद किस्म के मुखालिफ अली अमीन गंडापुर के। अब सुहेल खान अफरीदी का मौलाना फजल रहमान के पास जाना, उनके साथ जाकर मुलाकात करना, इसके 2 मकासद हो सकते हैं। पहला मकसद ये हो सकता है अली अमीन गंडापुर को जवाब देना। दूसरा मकसद जो कि इंपॉर्टेंट है और ये होना चाहिए, वो मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मिलकर हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलाते हैं तो उस तहरीक में ये मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड लें। मौलाना फजल रहमान को कहें कि आप भी हमारे साथ आएं, आप भी हमारे साथ मिलें और हम मिलकर एक तहरीक चलाते हैं। तो ये पहली मुलाकात हुई है जो आप कह लें कि इस नौयत की मुलाकात है सुहेल खान अफरीदी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें मजीद मेच्योरिटी आती है या नहीं आती। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी मेरे शहर के ऊपर यानी कि कराची के ऊपर अगर कोई कदगन लगाने की कोशिश करेगा या मेरे सूबे के ऊपर कोई कदगन लगाने की कोशिश करेगा तो फिर हम आगे से जवाब देंगे और मैं हिफाजत करूंगा। मुझे हिफाजत करनी आती है, मैं अपने सूबे के खिलाफ या अपने शहर के खिलाफ किसी किस्म की कोई साजिश नहीं होने दूंगा। मैं पहले भी कई दफा आपको अर्ज कर चुका हूं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर इतना दमखम है ही नहीं कि ये अब आंखें दिखा सके, क्योंकि ये ऑलरेडी 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर अपने हाथ पांव काट के दे चुके। अब तो इन्होंने मिन्नतें और तरले मारने और देखें कि आगे सुनी कितनी जाती हैं। और इस वक्त ये खबरें भी आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी को यह कहा गया कि या तो आप तैयारी पकड़े फिर जेल में जाने की, या दूसरी ऑप्शन ये दी जा रही है कि चूं चरा नहीं करनी। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर और कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत में आपका हिस्सा होगा, बड़ा हिस्सा होगा। हो सकता है कि इन्हीं की हुकूमत बना दी जाए या पीपल्स पार्टी और नून लीग की मिलकर बना दी जाए और ज्यादा हिस्सा पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए और बदले में यह कहा जाएगा कि आपने चुप करके कोई चूचना नहीं करनी और 28वीं आईनी तरमीम को पास करवाना है। जो भी उसमें होगा आपने पास करवाना। और मेरी बात आप लिख लें, 28वीं आईनी तरमीम जैसे ही पास होगी उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दोनों एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन जाएंगे। अभी भी बोझ है क्योंकि अवाम के अंदर इनकी किसी किस्म की कोई मकबूलियत नहीं है, अभी ये बोझ है। तो उसके बाद तो फिर हालात उस तरफ जाएंगे कि इनको उतार कर फेंकने की तैयारी बाकायदा तौर पर की जाएगी। आगे आ जाएं जी, पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं कमर जमान कायरा साहब,
उनको भी जरा डर और खौफ लगा हुआ है 18 साल के बच्चों का। 18 साल से लेकर 24 साल के जो बच्चे हैं उनको बड़ी परेशानी लगी हुई है। उन्होंने एक मिसाल दी अपने घर की। कहते हैं जी, हम जब अपने घर के अंदर कोई जरूरी बात करने लगते हैं तो हम 18 साल के बच्चे को कमरे से निकाल देते हैं कि कहीं यह बात जाकर आगे पीछे ना कर दे। उन्होंने कहा जी, हम अपने घर के मामला 18 साल के बच्चे को नहीं बताते तो मुल्क का लीडर चुनने के लिए उसे वोट का हक क्यों दिया जाए। और ये इनको अब याद आया है। ये जुल्फकार अली भुट्टो से लेके तब से अब तक 18 साल के बच्चे बिल्कुल ठीक थे। ये 18 साल के बच्चों को अपने घरों से बाहर भी निकालते थे, कमरे से बाहर भी निकालते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वो वोट भी डालते थे। लेकिन जैसे इमरान खान आया, जैसे इमरान खान की मकबूलियत ऊपर आई, तो फिर इनको लगा नहीं नहीं नहीं, अब बच्चों को इनके सामने बात भी नहीं करनी और इनको वोट भी नहीं डालने देना। ये शफकत अब्बास अवान तरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वकील हैं, उन्होंने जवाब दिया है इस बात का। वो कहते हैं कि जनाब मोहतरम कमर जमान कायरा साहब, जब आपने बिलावल को लीडर मानकर उस वक्त की सबसे बड़ी जमात की कमान बिलावल भुट्टो के हाथ आपने सुपुर्द की थी, उस वक्त बिलावल की उम्र 19 साल 3 माह और 6 दिन थी। बाकायदा उन्होंने कहा 19 साल 3 माह और 6 दिन। उन्होंने कहा कि यह काफी अरसे से आप कैसी अजीबो गरीब गुफ्तगू करना शुरू हो गए कि जी 18 साल के बच्चे ने वोट नहीं देना। अब देखें कि क्या 18 साल के बच्चे को नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या? क्या उसको नहीं पता कि करप्शन क्या होती है? क्या उसको नहीं पता कि धांधली क्या होती है? क्या उसको अब नहीं पता कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 क्या होता है? क्या उसको नहीं पता कि हमारे निज़ाम के अंदर जो SC-DCs हैं उनके दफातर कैसे हैं, उनके पास मराहत कैसी हैं? क्या उस बच्चे को नहीं पता कि जो जजिस कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं उनका काम क्या है? क्या उसको नहीं पता कि मेरा वजीर आजम जिसको मैंने चुनना है वही आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो पॉलिसीज बनाएगा या नहीं बनाएगा? क्या उसको नहीं पता? ये वो 18 से 24 साल की स्लॉट है जिसने किसी भी कौम की तकदीर बदलनी होती है और ये फैसला करते हैं कि ये हमारा लीडर होगा, ये पॉलिसीज बनाएगा, ये हमारे लिए पॉलिसीज बनाएगा, ये हमारी एजुकेशन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए पॉलिसीज बनाएगा और हम अपने मुल्क को ऊपर लेकर जाएंगे। और यहां पर कहा जा रहा है नहीं 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 नहीं, बाहर निकाल दो इनको, 18 साल वालों को, बात नहीं सुननी इनकी और ना ही इनको वोट देने देना है। आप अंदाजा लगा लें। अब जो इमरान खान की मकबूलियत का लेवल है ना, हफीजुल्लाह न्याजी इमरान खान के बड़े सख्त नाकद हैं, इमरान खान की बहन के शोहर हैं नौरीन खान न्याजी के। वो कहते हैं कि 1947 से लेकर आज तक किसी लीडर का बलूचिस्तान के अंदर पॉपुलर होना नाकाबिले यकीन है। उन्होंने कहा आप आजाद कश्मीर चले जाएं, आप जीबी में चले जाएं, आप सिंध के अंदर चले जाएं, हर जगह पर आपको इमरान खान की मकबूलियत मिलेगी। उन्होंने यहां तक कहा, उन्होंने कहा कि मैं और शामी साहब सिंध गए और हम हैरान और परेशान रह गए कि इमरान खान तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने कहा कि मुझे लोग मेरे बेटे हसन खान न्याजी की वजह से जानते हैं। आप अंदाजा लगा लें कि यह इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी का लेवल है। मजीद उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त जिया की फंक्शनल लीग बन चुकी है, यह लाहौर से भी हार गए। उन्होंने कहा कि आप सोच सकते हैं कि बेनजीर भुट्टो लाड़काना से हार जाए या इमरान खान मियां वाली से हार जाए। यह हुआ है नून लीग के साथ। नवाज शरीफ लाहौर वाला अपना हल्का हार गए थे। सुबह फजर से थोड़ी देर कबल वहां का फिर आरओ बदला गया था और फिर सारे मामला हुए थे। वो तो खैर 9 को पता नहीं, 1 को 9 बना के, 7 को 8 बना के, 8 को 10 को 100 और 100 को 1000 बना के वो जो कुछ फॉर्म 47 के ऊपर बना वो सब कुछ पता है। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा जी इस वक्त हर तरफ जो मकबूलियत है वो इमरान खान की है। मजीद उन्होंने एक और बड़ी अहम और जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि कोई भी सेटअप है, कोई भी रियासत है, अगर उस रियासत के पास 3 चीजें हैं मुकम्मल तौर पर तो रियासत मजबूत है। लेकिन अगर इन 3 चीजों में से एक भी चीज मिस है या कमजोर है तो फिर रियासत अपाहज है, फिर रियासत जो है ना मुकम्मल फिट नहीं है। नंबर 1 उन्होंने कहा कि आपका खजाना जो कि भरा हुआ होना चाहिए, जो कि हमारा भरा हुआ नहीं है। हम IMF के मिन्नतों पे, तरलों के ऊपर 1-1 अरब डॉलर के लिए नाक की लकीरें निकालनी पड़ती हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि लश्कर, आपकी फौज, अल्लाह का शुक्र है कि फौज हमारी तगड़ी है, चाहे हिंदुस्तान आ जाए, कोई भी आ जाए, हम उनको जवाब दे लेंगे। तीसरे नंबर पे खल्के खुदा साथ नहीं है। तो इन 3 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हमारे बहुत ज्यादा वीक है और ये पॉइंट ऐसे हैं जो हमारी रियासत को बाकायदा तौर पर वीक बनाते हैं, बाकायदा तौर पर कमजोर बनाते हैं। अब जरा आगे आ जाए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। हमारे भाई हैं उमर दराज गोंदल, नौजवान सहाफी हैं, उन्होंने
हम टीवी के ऊपर मंसूर अली खान के शो के अंदर एक बड़ी जबरदस्त किस्म की बात की, बड़े दानश्वर हम बैठे हुए थे। ये तस्वीर आपके सामने ही आप देख सकते हैं, इफ्तिखार साहब भी, मुजम्मल शाह भी वहां पर बैठे हुए थे। उमर दराज गोंदल ने बात की कि सिर्फ इमरान खान को गलत साबित करने के लिए हम अमेरिका को भी सर्टिफिकेट देने को तैयार हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत दुनिया में कहीं पर भी हुकूमत नहीं कराई और ना अमेरिका रजीम चेंज करता है। आप अभी गूगल के ऊपर सर्च करें या आप ऐसा करें, आप चैट जीपीटी से पूछें कि अमेरिका ने आज तक कितने मुल्कों के अंदर हुकूमतें गिराई हैं। 60 के करीब नंबर आएगा कि तकरीबन 60 के करीब ऐसे मुल्क हैं जिसमें अमेरिका ने हुकूमतें गिराई हैं। कुछ हुकूमतें खुफिया तौर पर गिराई हैं और कुछ ओपनली गिराई हैं, मतलब कि वही कन टूटा बदमाशी वाला साहब ओपनली गिराई हैं। और हम कहते हैं नहीं नहीं जी, वो साइफर वाली कहानी झूठी है। बहरहाल अब तो एक एक बंदे को पता चल गया। आगे आ जाए जी। इब्सार आलम ने यूएई से जो पाकिस्तानियों को निकाला गया उस हवाले से पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसफ से सवाल पूछा कि क्या यूएई से कुछ पाकिस्तानियों को निकाला गया है। आगे से अपने वजीर दिफा का जवाब सुने, सियालकोट के लोग जरा खसूसी तौर पर सुने। वजीर दिफा कहते हैं कि वहां पर 23 लाख पाकिस्तानी हैं, सारे इमाम मस्जिद तो नहीं है, उनमें से हजारों की तादाद में बेकारी भी हैं और वारदातिये भी हैं। ऐसे लोगों को अगर निकाला जा रहा है तो हक बनता है। आप अंदाजा लगे, बजाय इसके कि आप यूएई की गवर्नमेंट से पूछें कि आप क्यों हमारे पाकिस्तानियों को निकाले, बाकायदा तौर पर लोगों की वीडियोज आई हुई है जी, किसी के नाम के अंदर हसन है, किसी के नाम के अंदर हुसैन है, किसी के नाम के अंदर अब्बास है, और लोगों को मसल की बुनियाद के ऊपर वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है। बाकायदा तौर पर लोगों के अभी तो इंटरव्यूज तक रिकॉर्ड हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर एक गांव भी ऐसा, वहां पर काफी ज्यादा लोग हैं, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। तो ये हमारे वजीर दिफा का लेवल ऑफ मेच्योरिटी है, ये आप अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए जी। जीबी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन होने के लिए जा रहा है, उस हवाले से खालिद खुर्शीद खान ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा जी, गिलगित बल्तिस्तान में हमारे उम्मीदवारों को धमकियां दी गई हैं कि आप तहरीक इंसाफ का झंडा और नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर दिया गया है। हमारे तमाम उम्मीदवारों को सख्त थ्रेट्स का सामना है। यह है वो असल चीज कि इमरान खान की हुकूमत भी गिरा ली, इमरान खान की पार्टी भी तोड़ ली, इमरान खान को जेल में डाल दिया, उसकी अहलिया को जेल में डाल दिया, टॉप टियर लीडरशिप को भी जेल में डाल दिया, कारकुनान को भी जेल में डाल दिया। फिर भी इमरान खान की मकबूलियत अपनी जगह पर खड़ी है, वो टस से मस नहीं हुई। यह सबसे बड़ा मसला है। अगर इमरान खान की मकबूलियत ना होती, अगर अवाम इमरान खान के पीछे ना होती, तो कभी भी इस तरह के काम होते। फिर खुली इजाजत होती है, और लाड़ा लो आके, तब पता होना था ना कि हार जाना पीटीआई ने। अब पता है कि नहीं भाई, वोट ही पीटीआई का, लोग ही सारे पीटीआई के पीछे हैं। मैं बल्कि एक सर्वे करवाया था मैंने, उस वक्त जब मैंने रिजल्ट आपको दिखाया था तो सिर्फ 15,000 लोगों ने पार्टिसिपेशन की हुई थी। अब आपका शुक्रिया, ये एक दिन पहले कहा, 55,000 लोग अब तक पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जो अली मूसा गिलानी ने इमरान खान को चैलेंज किया था, उस हवाले से मैंने आपसे पूछा था कि अली मूसा गिलानी ने इमरान खान को चैलेंज किया, अगर आपको मौका मिले तो आप वोट किसको देंगे। 55,000 लोगों ने वोट दिया है, जिसमें 97% वोट इमरान खान के हैं और 3% वोट जो है वो अली मूसा गिलानी के। तो आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान कहां पे हैं और दूसरे बाकी सारे कहां पे। आगे आ जाए जी। पंजाब असेंबली के मेंबर जिनका मसला हुआ अदाकारा मोमना इकबाल के साथ, और अदालत के अंदर मामला जा चुका है, दोनों के वकला की जानिब से गुफ्तगू की गई है। उस हवाले से एक खातून अदाकारा हैं सादिया अमाम, उन्होंने एक बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को मुखातब करते हुए कहा कि मरियम नवाज, मैं तो हैरान हूं कि गुर्दे बेचने वाला तुम्हारी हुकूमत के अंदर शामिल है। एक गुर्दा फरोश कैसे तुम्हारी कबीना के अंदर शामिल हो सकता है, इसके खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा, ये उन्होंने सवाल पूछा। बहरहाल बहुत से लोग इस हवाले से बड़ी बातें कर रहे हैं कि इसके पास करोड़ों रुपए आए कहां से। जाके जरा FBR पूछे ना, क्या बिजनेस है, क्या कारोबार है, ये पैसे आते कहां से। और मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर एक खातून, किसी की बेटी, किसी की बहन खुद अपने मुंह से कह रही है कि फलां बंदा मुझे हैरास कर रहा है, फलां बंदा मुझे धमकियां दे रहा है, इससे मुझे खतरा है, तो ये मजाक नहीं है, ये बड़ी सीरियस बात है। बहरहाल देखते हैं अब अदालत के अंदर मामला जाएंगे तो वहां पर क्या फैसला आता है और क्या हिसाब किताब होते हैं। पाकिस्तान की अदालतों के बारे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो आजकल माशाल्लाह कैसे चलती है। पारस जहां से उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है। वो कहती हैं कि शहबाज शरीफ तो इस काबिल भी नहीं है कि किसी अवामी इज्तिमा से जाकर बात कर लें, क्योंकि जो कारकर्दगी इन्होंने दिखाई है ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। बिजली की कीमतें आसमान को छू रही हैं। नीलम जेलम जो बिजली का मंसूबा था
वो बंद है और कौमी खजाने को 43 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। मगर आवाम से बिजली के बिलों में आज भी नीलम झेलम प्लांट के नाम पर सरचार्ज वसूल किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा लें। सीनियर सहाफी हैं शहबाज राना, उन्होंने कहा जी हुकूमत जितनी मर्जी तरदीद कर ले, जितनी मर्जी बातें कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि इन्होंने IMF को ये कमिटमेंट दे दी है कि जो 200 यूनिट बिजली के ऊपर जो रियायत दी जाती थी आम लोगों को, गरीबों को, वो अब खत्म कर दी जाएगी, वो सब्सिडी अब नहीं होगी। तो उन लोगों को भी अब बिल ज्यादा आएगा। आप अंदाजा लगा लें। अवाम जो है वो इस वक्त कानों को हाथ लगा रही है कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। और वो लोग जो कई दहाइयों से नून लीग को वोट दे रहे थे, एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, लाहौर रंग के एक एंकर हैं जो इंटरव्यू कर रहे हैं और बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं जी कई सालों से नस्ल दर नस्ल हम नून लीग को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन अब हमारे हाथ जुड़े हुए हैं, अब हम अपनी नस्ल को भी समझा कर जाएंगे कि आगे इनको वोट नहीं देना। वो कहते हैं जी हम 400 रुपए का रक्शे में पेट्रोल डलवाते हैं, सवारी इधर से लेकर उधर लेकर इधर जाते हैं, वो 400 रुपए का पेट्रोल खत्म हो जाता है, फिर जो सवारियों से 400 पकड़ा होता है वो डलवाते हैं, फिर सवारियां लेके जाते हैं, फिर 400 का पेट्रोल खत्म हो जाता है। तो ये इस वक्त लोगों की हालत है। एक और साहब ने कहा कि 2 साल पहले मेरे 4 मुलाजिम थे, आज 1 है, अपने खर्चे हमारे पूरे नहीं होते, मुलाजमीन को तनख्वाह हम कैसे दें। उन्होंने कहा जी 2 दुकानें थीं, अब सिर्फ 1 बेसमेंट है। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने ये हाल हमारा कर दिया है। ये लाहौर के अंदर जो ताजर हैं वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं। और एक जगह पर एक नून लीग का वोटर, उसने कहा जी अब हमारा वो हाल किया जा रहा है कि हमें मार भी रहे हैं और कह रहे हैं कि चीख की आवाज भी नहीं आनी चाहिए, और रोना भी आप लोगों ने नहीं। अब एक और खबर सुन लें, ये रोजनामा दुनिया के ऊपर एक खबर आई है कि बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार की तलाश में रवां साल के पहले 4 महीने में, रवां साल के 2026 के पहले 4 महीने में 2.5 लाख पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो गए और जाने वालों में 1078 डॉक्टर हैं, 2000 इंजीनियर हैं, 419 नर्सिस हैं, 1650 अकाउंटेंट्स हैं, 9500 जो हैं वो कुक्स हैं और 1235 जो हैं वो इलेक्ट्रीशियंस हैं, 818 मैकेनिक्स हैं और 550 कंप्यूटर माहिरीन हैं और इसके अलावा 1.5 लाख जो है वो मजदूर शामिल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को पता है कि यहां पर सर्वाइवल नहीं। जब यहां पर रह के आपने मजदूरी करनी है सुबह से लेकर शाम तक और 1200 1500 1800 रुपये आपने घर लेकर जाना और अपने आपके बच्चों की रोटी भी पूरी ना हो, आप हर दिन आप हैंड टू माउथ आप रहते हैं, तो फिर लोगों की बेचारों की यही प्रायोरिटी होती है। लोग अपनी जमीनें बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, जानवर बेच देते हैं, को जो मजदूरी इधर करनी है वो मजदूरी हम बाहर जाके कर लें और बाहर से हम जाकर पैसे भेज दें और अपने अहलो अयाल को, अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को हम अच्छे तरीके से हम उनकी लुक आफ्टर कर लें। फिर लोगों की ये प्रायोरिटी होती है। जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो कंप्यूटर माहिरीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो नर्सिस हैं, उनको भी पाकिस्तान के अंदर उस तरीके से मुआवजा नहीं मिलता। वो भी कहते हैं कि भाई जब हमारे पास हुनर है, जब हमें यहाँ पर मुआवजा सही नहीं मिल रहा तो हम बाहर क्यों ना जाएं, हम वहां पर जाकर ज्यादा पैसे क्यों ना कमाएं। तो ये हुकूमती पॉलिसीज की वजह से होता है। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।